नमस्कार, स्वागत है आपका द हाईलाइट्स टीवी पर। आपने एक बड़ी खबर सुनी होगी अभी आजकल में कि पालघर जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है वहाँ पर अभी दो संतों और एक उनके ड्राइवर को पूरी तरह से डंडे से, चाकू से और हाथों से पीट पीट कर मार दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम बातें करेंगे कि आखिर राज्य सरकारें और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ऐसी क्या कोई व्यवस्था है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो उसको सज़ा दिया जा सके। आखिर हम सज़ा देंगे भी किसको? मारने वालों में कोई एक या दो नहीं है। हालांकि ये जो घटना हुई है उसमें से लगभग 200 आदमी मारने वाले हैं। उन 3 आदमियों को आपको ये पता होगा। लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को भी देखें कि किस तरह की क्रूरता और निर्दयी के साथ डंडे से मार करके उन्हें मृत्यु दे दी गई है। हमारे जैसे और हमारे उम्र के और लगभग 20 से 21 वर्ष के उम्र के लड़के उसमें ज़्यादातर दिख रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं ये देश का भविष्य कहाँ तक जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आखिर इस घटना का पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है, डायरेक्टली तरीके से और इनडायरेक्टली तरीके से। दूसरी बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या राज्य सरकारों में ऐसा कोई कानून है जिसमें इस तरह की घटनाओं को लेकर के जो दोषी पाया जाए उसको सज़ा दिया जा सके। और तीसरी बात मैं करूंगा कि आखिर हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी कोई आर्टिकल है जो इस तरह के पाए गए दोषियों को सज़ा दे सके। साथ में मैं मोदी सरकार के विरोध में भी बोलूँगा कि आखिर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर हम बात करते हैं। वीडियो देख लिया होगा आपने। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पहली वीडियो है मॉब लीचिंग को लेकर के, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो मॉब लीचिंग जो धर्म के और जाति पर आधारित हुई है। आपको मैं एक घटना बताता हूँ 2017 की। पहलू खान जो कि मुसलमान थे, इनको हत्याकांड, इनको मॉब लीचिंग में मार दिया गया था। मारा इसलिए गया था क्योंकि इन्हें केवल संदेह के आधार पर कि ये गौ हत्या कर रहे हैं, इस आधार पर इन्हें 2017 में पहलू खां एक मुसलमान थे, उनको मॉब लीचिंग मतलब पीट पीट कर मार दिया गया था। मैं केवल एक केस नहीं, मैं आपको और भी बता रहा हूँ। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं 2017 का पहलू खान हत्याकांड, आपको साफ तौर से दिख जाएगा। ठीक है। दूसरा हत्याकांड मैं बता रहा हूँ 2002 का। हरियाणा मॉब लीचिंग में 5 दलितों को गौ रक्षकों ने घेर कर और पीट कर मार डाला था। इसमें भी ये बात आई थी कि यह पूरी तरह से संदेशात्मक और बिल्कुल संदेह के आधार पर उन लोगों ने इसे मार डाला था। अगला केस मैं बता रहा हूँ आपको 2015 की। अज्ञात समूह ने मोहम्मद अखलाफ और बेटे दानिश पर गाय चोरी और गाय के मांस को इकट्ठा करने के आरोप में इसे भी पीट पीट कर मार डाला था। आप इन तीनों केसों में एक समानता देखेंगे कि ये जो तीनों केस हैं, ये इसमें एक तरफ तो हिंदू बाहुल्य जनसंख्या है और दूसरी तरफ मुस्लिम। मतलब पूरी तरह से जो मॉब लीचिंग का जो आधार बनता है वो पूरी तरह से धार्मिक है। ठीक है। और दूसरी बात, आपने ये केस देखी और मैं मोदी सरकार के ऊपर भी किस तरह से मैं बात करूंगा, आप देखना
कि आखिर 2014 में मोदी सरकार आई भारतीय सरकार में, ठीक है, आपको ये बात पता होगी। लेकिन 2014 से आने के बाद संवैधानिक ढांचा को इतना बदला गया है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात का भी विरोध करता हूँ कि आखिर जिन चीज़ों का संशोधन होना चाहिए था और जिन चीज़ों को संविधान में लाना चाहिए था, उन्होंने अभी तक इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि अब ये तीसरी घटना देखेंगे 2015 की, अज्ञात समूह ने मोहम्मद अखलास और उसके बेटे दानिश पर गाय चोरी और मांस बटोरने के आरोप पर उन्हें मार डाला। ये तो आखिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार की बात ही की घटना है, इनको करना चाहिए था। लेकिन इनको क्या है, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एनपीआर और एनसीआर पर पड़ी है, एनआरसी पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ढांचा है मॉब लिंचिंग का, ये आज से नहीं है, बल्कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा तब से ये लेकर के इसके ऊपर कोई भी, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर जिस आईपीसी के धारा पर इन 210 या आप देख लेना 110 या 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको उस आईपीसी पर धारा पर गिरफ्तार किया गया है जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जबकि उससे मेल नहीं खाता है। मॉब लिंचिंग का वो आईपीसी धारा नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये बातें सुने। हालांकि अभी जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनका अभी ऐसा कोई ज़्यादा बयान नहीं आया है, लेकिन उनका भी ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। आप पहले ये वीडियो देखिए। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो आपने देखा वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन इतनी लचर और ढीली क्यों है, आपको मैं बताता हूं। आप ये देख सकते हैं कि जो गांव था जहां पे ये घटना हुई उसका नाम है चिंचारे गांव, जो महाराष्ट्र का एक गांव है, और ज़िला है पालघर। पालघर जो ज़िला है उसके अंतर्गत आता है कासा थाना। कासा थाना पालघर ज़िले के अंतर्गत आता है, और इस कासा थाना के अंतर्गत आता है चिंचारे गांव, ठीक है। अभी आप बात समझिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो सकती है महज आपके हिसाब से? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महज 15 किलोमीटर की दूरी में कासा थाना के अंतर्गत ये चिंचारे गांव आता है, और यहाँ पे ये घटना हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि घटना के दौरान में जो 2 संत थे, उनमें से एक संत ने पुलिस कासा थाना में कॉल भी किया था ताकि वो पुलिस मौके पर पहुंच जाए, लेकिन पुलिस भी अगर पहुंची तो कितनी, केवल 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि मॉब लिंचिंग का मामला है, पुलिस को ये पहले से ही बता दिया गया था। ये हो सकता था कि पुलिस महकमे में से अगर ज़्यादा पुलिस अगर जाते तो हो सकता था कि ये घटना टल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी जिम्मेदारी जाती है कासा थाना के हेड। आप जानते होंगे कि कोई भी थाने अगर पास का होता है उसका हेड आप आमतौर पे टाउन इंस्पेक्टर बोलते हैं या फिर टीआई बोलते हैं, वो पास के थाने का हेड होता है। तो पूरी तरह से मैं तो मानता हूं कि ये पूरी तरह से टीआई की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर इस तरह की अगर खबर मिलती है तो उन्हें अपने समूह के साथ जाना चाहिए था, तो हो सकता था कि ये घटना टल सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि कासा थाना से जो चिंचेरी गाँव है वो केवल जाने में 30 मिनट लगते और केवल 15 किलोमीटर की
देरी लगती। आप एक कार से भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी महज लगभग इतना टाइम लगता है। आप सर्च करके भी देख सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कितना टाइम और कितना किलोमीटर लग रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो गांव है चिंचेरी गांव, वहाँ से आपको बता दूँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक का घर भी बहुत पास में पड़ता है। और उसके पास में ही महज 2 या 3 किलोमीटर में एक ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी बोल सकते हैं आप, कलेक्टर, उसका भी घर पड़ता है। महज इस गांव से 54 किलोमीटर, और अगर दूरी की बात करें तो 30 किलोमीटर, 54 मिनट लगेंगे और 30 किलोमीटर अगर चाहते तो भी पहुंच सकते थे। हालांकि इनडायरेक्टली तरीके से ये दोषी नहीं इनको माना जा सकता, क्योंकि उस दौरान घटना घट रही थी तो कासा थाना के लोग वहां और पुलिस अधीक्षक पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितनी ढिलाई बरती जा रही है ये पुलिस प्रशासन अगर के सामने। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस तरीके से वो आदमी जो साधु थे वो पुलिस का हाथ पकड़े हुए थे ताकि उनके होते हुए वो उनकी जान बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक ने हाथ छुड़ा करके उनको उन लोगों के लिए सौंप दिया और सामने ही उन लोगों को लाठियों से और डंडों से पीट पीट करके मार दिया गया। आपने देखा, तो ये बात समझी जा सकती है कि पुलिस के सामने अगर कोई मारता है तो वो पुलिस कितनी लचर हो सकती है, उसकी लचर व्यवस्था कितनी हो सकती है, ढीली। और इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि अगर मॉब लिंचिंग के दौरान अगर पुलिस समूह अगर बड़ा न हो मॉब लिंचिंग ग्रुप से, तो इस मामले को टाला नहीं जा सकता है। होगा यही जो इस बार हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी। तो ये हुई आखिर इस घटना का पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है। मैं इसे कासा थाना को मानता हूँ, आप किसको मानते हैं? आप अगर कमेंट में डाल सकते हैं अपनी राय। ठीक है, दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई कानून है कि मॉब लिंचिंग को इस घटना अगर होती है दोबारा तो इसको रोका जा सके? इसके बारे में मैं आपको अब बात करते हैं कि राज्यों के पास इस प्रकार की अगर घटना होती है तो उनके पास क्या नियम है। ठीक है, तो आपको बता दें जो 2015 का केस आया था मॉब लिंचिंग का, जिसमें मोहम्मद अखलास और उनके बेटे दानिश को पीट पीट कर मार दिया गया था। इसके बाद हमारे भारत की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये प्रत्येक राज्यों से आंकड़ा मांगा था और ये आंकड़े इतने भयावह थे कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। मॉब लिंचिंग के सारे केसेस बहुतायत रूप से राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिले थे। 78 केसेस सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग के राजस्थान से मिले थे। इसके बाद 2018 में हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने सभी केंद्र और राज्यों दोनों को ये निर्देश दिया था, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों केंद्र और राज्यों को ये दिशा निर्देश दिया था कि आप मॉब लिंचिंग को लेकर के नियम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने राज्य ने नहीं बनाया, मैं आपको वो ही बताऊंगा। ठीक है, इनमें से अभी तक मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ नियम बना रखे हैं, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार। आपको बता दी 2018 में मणिपुर ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए दिशा निर्देशों के अनुसार ये नियम बनाए थे, जिसमें आपको बता दें उम्र कैद की सज़ा मणिपुर में, अगर इस प्रकार की मॉब लिंचिंग में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा, जिसे आप आजीवन कारावास सामान्यतः बोलते हैं। दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान भी आजीवन कारावास या उम्र कैद की सज़ा दे सकता है और प्लस 5 लाख की सज़ा का जुर्माना का इसमें प्रावधान है राजस्थान में अगर मॉब लिंचिंग में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेट है पश्चिम बंगाल, जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और राजस्थान की तरफ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। तो ये थे अभी तक देखना, लेकिन बाकी राज्य अभी तक इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित भी नहीं है कि आखिर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आपको मैं क्लियर कट बता दूं, अभी तक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो अभी 110 या जो भी हों आदमी पकड़े गए हों उनको दोषी ठहराया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के कानून में आखिर ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि कोई नियम बनाया गया हो जो दोषी पकड़े जाएं तो उनको दोष दिया जा सके। चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं उन धाराओं की बात करूंगा जो अभी तक भारत में हैं, और इस प्रकार के अगर मामले आते हैं तो भारत सरकार या केंद्र सरकार किस तरीके से इसके ऊपर इसको आड़ बना करके आखिर इस प्रकार के मामलों को हैंडल करती है। हालांकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अभी तक मॉब लिंचिंग के मामलों का कोई भी ऐसा
कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि जो आप मणिपुर या राजस्थान या पश्चिम बंगाल को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में अभी मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। अब मैं बात करता हूं कि जो धाराएं अभी तक बनाई गई हैं जिसके आधार पर इस प्रकार के मामलों को हैंडल किया जाता है, वो आप ज़रा सुनिए। जैसे धारा 302 ये हत्या के मामले में आईपीसी धारा लगती है, और 307 हत्या का प्रयास करने में आईपीसी धारा लगाई जाती है। 323 जानबूझकर घायल करना आईपीसी 323 धारा लगाई जाती है, और 147 से 148 तक दंगा फसाद करने जैसे मामलों में आईपीसी 147 से 148 तक धारा लगाई जाती है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला हुआ है ये भीड़ द्वारा हत्या की कोशिश नहीं, ये हत्या की गई है। तो इसमें जो लगाई जाने वाली है और जो लगेगी धारा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आईपीसी 302 मतलब हत्या के मामले में ये आईपीसी 302 लगाई गई है, और इसके साथ 149 ये कहता है कि आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होने पर यह आईपीसी धारा लगती है, और साथ में हत्या करने के आरोप में भी 302 लगती है। अब मैं उन धाराओं को बताने जा रहा हूँ जिनमें इन आरोपियों को लगभग 100 या 100 से एबव आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके ऊपर कौन सी धारा लगी है, आप उसको सुनिए। 302 एक हत्या को लेकर के लगाई गई है, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होने को लेकर के, तीसरी लगाई गई है 147 से 148 दंगा फसाद करने जैसे मामलों को आईपीसी धारा 147 से 148 तक को लगा करके हैंडल कर सकते हैं। और जो चौथी धारा लगाई गई है 120B में इस प्रकार की धारा लगाए जाने पर दोषियों को फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, आप जिसे कारावास कहते हैं, 2 साल से अधिक जेल की सज़ा भी हो सकती है। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार आखिर इन मामलों को लेकर कितनी सख्ती से लेती है और आखिर मिले जो दोषी हैं उनको क्या सज़ा देती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर बताएं। आखिर इस तरह के मामलों में आपकी राय क्या है? आखिर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस तरह से केंद्र मामलों में किस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, और आईपीसी के धारा को आड़ बनाकर इस तरह के मामलों को हैंडल नहीं करें, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है कमेंट में आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो में जब भी डालूँ आपको मिल सके। मिलते हैं द अगली हाईलाइट्स टीवी के साथ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।